हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमांड और उसके अजम्पशंस। अगर बात करें लॉ ऑफ डिमांड की तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ। पिछले चैप्टर में हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़े थे, उसी के बेस पे लॉ ऑफ डिमांड है। अगर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी आपको अच्छे से याद है तो लॉ ऑफ डिमांड भी अच्छे से आप लोग को समझ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके कुछ अजम्पशंस है वो हमको पढ़ना है, लेकिन अभी आपकी टेक्स्ट बुक में थोड़ा मिक्सअप में दिया हुआ है, तो पहले मैं आप लोग को लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद उसके अजम्पशंस पढ़ाऊंगा। तो आपकी टेक्स्ट बुक की पीडीएफ कॉपी है मेरे पास। अगर आप लोग को पीडीएफ कॉपी या नोट्स या और भी चैप्टर्स जुड़े हुए मतलब ना इको के नोट्स चाहिए या एसपी के चाहिए या आप लोग आईटी के चाहिए, अकाउंट्स के बहुत सारे चैप्टर्स सब मैंने बनाया है। आप लोग चैनल पे आ सकते हैं, वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट पे बहुत सारे सैंपल पेपर है, आगे चल के सॉल्व सैंपल पेपर्स मतलब क्वेश्चन मतलब भी है और उसके आंसर्स भी साथ में। तो मैंने ऐसे भी सैंपल पेपर डालने की कोशिश करूंगा, ऑलरेडी बहुत सारे मैंने डाला है। तो आप लोग को अगर चाहिए तो वेबसाइट विजिट कीजिए, वहां पे जाके सर्च बटन का यूज कीजिए या वहां पे 12th का सेक्शन अलग से है टैब में, तो वहां पे आप लोग जा सकते हैं जिसमें HSC महाराष्ट्र लिखा होगा, तो वहां पे भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ डिमांड। अब जैसे आप लोग को पता है कि डिमांड के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़े थे, अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स देखे हैं तो, कि डिमांड आपके तीन चीजों के मतलब बेस पे बनती है, बराबर ना। डिजायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे। तो उसी के बेस पे हम लोग को ये लॉ ऑफ डिमांड पढ़ना है। तो यहाँ पे लिखा है, देखिए क्या लिखा है, द लॉ ऑफ डिमांड वॉज इंट्रोड्यूस्ड। ऑफ डिमांड किसने इंट्रोड्यूस किया है पहली बार? अल्फ्रेड मार्शल ने इंट्रोड्यूस किया था। किसने इंट्रोड्यूस किया था? अल्फ्रेड मार्शल। उनकी बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, बराबर है, विच वॉज पब्लिश इन 1890, जो 1890 में पब्लिश हुई थी। ये चीजें हम लोगों ने पिछले लेसन में बहुत बार देख चुके हैं। द लॉ एक्सप्लेन्स फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये लॉ क्या एक्सप्लेन करता है कि प्राइस और क्वांटिटी, अगर किसी चीज का प्राइस अगर चेंज करेंगे तो उसकी क्वांटिटी पे क्या असर आएगा, ये हम लोग को कौन एक्सप्लेन करता है? लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करता है। ठीक है, किसने एक्सप्लेन किया है? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, चलिए अब स्टेटमेंट ऑफ लॉ। लॉ का जो स्टेटमेंट है क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग बीइंग इक्वल, हायर द प्राइस। अदर थिंग मतलब बाकी जो चीजें जितनी भी, जैसे हमने पढ़ा डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड पे, कि डिमांड को बहुत सारी चीजें असर करती हैं, बहुत सारी चीजें, खाली प्राइस नहीं रहता, प्राइस के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, टेस्ट, हैबिट, पॉपुलेशन, बहुत सारी चीजें होती है, बराबर ना। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस वगैरह वगैरह, सब्स्टिट्यूट का प्राइस वगैरह, बहुत सारी चीजें। तो वो सब क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए, मतलब उसमें कोई चेंजेस आना नहीं चाहिए। लिखा है वहां पे अदर थिंग बीइंग इक्वल। तो अदर थिंग का मतलब जो और चीजें हैं जो डिमांड को असर कर सकती हैं वो सब क्या रहेगी? इक्वल रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांड। तो सिंपल नॉर्मल सा मतलब फिनोमेना है, कोई खास होता है एक्स्ट्रा कुछ ऑर्डिनरी नहीं, जो हम लोग को मालूम है कि अगर प्राइस का प्राइस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तो डिमांड क्या होती है? कम हो जाती है। और उसका फिर वापस उल्टा रिवर्स दिखाना है। एंड लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी लार्जर द क्वांटिटी डिमांड। प्राइस की अगर प्राइस कम हो जाएगी तो डिमांड क्या हो जाएगी? उसकी बढ़ जाएगी। तो ये नॉर्मल से स्टेटमेंट, ऐसा कोई खास स्टेटमेंट नहीं है, खाली उसमें एक चीज उन्होंने स्टार्टिंग में ऐड किया है अल्फ्रेड मार्शल ने, कि अदर थिंग बीइंग इक्वल, लेकिन बाकी चीजें क्या रहना चाहिए? इक्वल रहना चाहिए। जो बाकी चीजें मतलब प्राइस को छोड़ के डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड में बहुत सारी चीजें हमने पढ़े, वो सब क्या रहना चाहिए? इक्वल रहना चाहिए, उसमें कोई चेंजेस आना नहीं चाहिए। ठीक है, आगे इन द अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में क्या बोलते हैं उसको देखो, the other factors remaining constant। other factor मतलब बाकी जितने भी factors वो क्या रहेंगे? constant रहेंगे। if the price of a commodity rises, demand for it falls। when the price of commodity falls, demand for commodity rises। और वापस वही चीज बोल रहे हैं कि अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। किसी का प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इससे क्या समझ में आता है? दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है? दोनों के बीच में मतलब प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज क्या होगी? कम होगी। दूसरी चीज अगर बढ़ेगी तो ये पहली चीज क्या हो जाएगी? कम होगी। तो इसी को बोलते हैं हम लोग इनवर्स रिलेशन। ठीक है ना, मतलब एक बढ़ने की वजह से दूसरा कम होगा, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनवर्स रिलेशन। ठीक है, तो सिंबॉलिकली द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस इज एक्सप्रेस। अगर सिंबॉलिकली देखेंगे तो उसको कैसे एक्सप्रेस करें हम लोग? डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स, एक्स मतलब कुछ भी हो सकता है, एप्पल, बनाना, कुछ भी ले सकते हैं, राइस, व्हीट वगैरह वगैरह, कुछ भी। फंक्शनल एफ, प्राइस ऑफ एक्स। ठीक है ना, तो प्राइस ऑफ एक्स मतलब प्रोडक्ट का प्राइस। तो डी क्या है? डिमांड फॉर अ कमोडिटी, जो मैंने आप लोग को बता दिया कि वो डिमांड है एक्स का, कोई भी प्रोडक्ट एक्स बोल सकते हम लोग। एक्स क्या है? कोई कमोडिटी, कोई चीज है,
वो प्रोडक्ट है, एफ क्या है, फंक्शन है, और पी एक्स क्या है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो कमोडिटी की बात करें हम लोग उसका क्या है, प्राइस है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का इसका कुछ फॉर्मूला, बराबर ना। इसको हम लोग फॉर्मूले में कैसे शो करेंगे। यहाँ पे आंसर खत्म नहीं होता है, लॉ ऑफ डिमांड का आंसर आगे है। अभी बीच में अजम्पशन डाल दिया उन्होंने, अजम्पशन नहीं लिखना है, पहले लॉ ऑफ डिमांड कंप्लीट करना है आप लोग को, तो अजम्पशन बीच में नहीं लिखने का। अगर आप लोग को क्वेश्चन पूछ लिया लॉ ऑफ डिमांड 4 मार्क्स के लिए, तो पहले आप लोग लॉ ऑफ डिमांड लिखिए, मेरे नोट्स में आप लोग को मिल जाएगा कैसा मैंने आंसर लिखा आप लोग को बताया है। लॉ ऑफ डिमांड लिखिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डालने की कोशिश किया मैंने, तो लॉ ऑफ डिमांड कैसे लिखना है लिख। तो ये लॉ ऑफ डिमांड का पहला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का, मतलब ये जो आप लोग का यहाँ से लेके यहाँ तक जो आप लोगों ने फॉर्मूला लिखे ना, यहाँ फॉर्मूला करो यहाँ तक, ये लॉ ऑफ डिमांड का थोड़ा सा पार्ट है। अभी आगे का पार्ट नेक्स्ट में है, उधर डायग्राम वगैरह बनाना पड़ेगा। तो लिखा देखो, द लॉ ऑफ डिमांड इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ, यहाँ से शुरू होता है वो क्या, द लॉ ऑफ डिमांड इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डिमांड शेड्यूल एंड डायग्राम। तो नीचे दिए हुए डिमांड शेड्यूल और डायग्राम से हम लोग लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले लिखा है प्राइस, दूसरे कॉलम में लिखा है क्वांटिटी डिमांडेड। पहले में क्या है प्राइस, दूसरे में क्या है क्वांटिटी डिमांड। प्राइस 50 है तो कितने, मतलब प्राइस 50 है तो हम लोग कितने केजी यूज करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट का, मतलब कोई भी एग्जांपल ले सकते, कोई प्रोडक्ट ले सकते हैं 1 केजी। प्राइस कम हुआ 40 हो गया तो डिमांड क्या हो गई हमारी 2 केजी हो गई, बढ़ गई। प्राइस कम हुआ और कम हुआ, 40 से कितना हो गया 30 हो गया, बराबर है, 40 से कितना हो गया 30 हो गया, तो हमारी डिमांड क्या हो गई इंक्रीज हो गई, 2 केजी से कितनी हो गई 3 केजी हो गई। 20 से 30 से 20 हुआ तो 3 से 4 हो गया, 20 से 10 हो गया तो हम लोग की डिमांड कितनी हो गई सीधे 4 से 5 की, बराबर ना, 5 केजी हो गई। तो इस तरह से हम लोग का क्या है इनवर्स रिलेशन, मतलब प्राइस कम होते जा रहा है, डिमांड क्या होती है बढ़ती जा रही है। अगर नीचे से उल्टा देखेंगे, नीचे मतलब यहाँ से शुरू करेंगे तो ऐसा देखेंगे तो प्राइस क्या होता है बढ़ते जा रहा है, और ये क्या होती जा रही है, ये क्वांटिटी क्या हो रही है कम हो रही है, देखो 5 से 4 हो गई 4। क्लियर है, तो ये चीज हमने लॉ ऑफ डीएमयू में लिखे थे। तो एज शोन इन द टेबल व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इज 50, टेबल देख के पता चलता है कि मतलब ये याद रटना नहीं मानेगा था, इसको खाली समझना रहता है। वही सेम चीज लिखना है कि जब प्राइस ऑफ प्रोडक्ट कितना था 50 रुपीज था तो डिमांड कितनी थी 1 केजी थी, फिर 50 से कितने हो गए प्राइस फॉल हो गया, कितने पे आ गया 40 पे आ गया, तो डिमांड कितनी हो गई हमारी 1 से इंक्रीज हो गई, 1 से कितनी हो गई 2 केजी हो गई। फिर सिमिलरली 30 पे लिखा उसने, 30 पे क्या हो गया हम लोग का डिमांड कितना हो गया 3 केजी हो गया, बराबर है। व्हेन द प्राइस फॉल फ्रॉम 20 टू 10, 22 से 10 हो गया तो हम लोग का 4 से कितना हो गया 5 केजी हो गया। तो इसी को क्या करा उसने, मतलब ये डायग्राम को ही, ये डायग्राम है आपका, इसी को क्या किया उसने एक्सप्लेन किया, कुछ ऐसा नया काम नहीं किया है। ठीक है, तो इसको याद करना इतना टेंशन की जरूरत नहीं, खाली समझ लेना है और अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। 10 वापस वही चीजें ऊपर जो हमने पढ़े थे, मतलब ना इंट्रोडक्शन में, वही चीज वापस लिखिएगा। दस द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स क्वांटिटी डिमांड राइज, एंड व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइज द क्वांटिटी डिमांड फॉल्स, मतलब वही कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, और प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। वही चीज वापस वो बोल रहे हैं। तो इससे मालूम पड़ता है कि दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। देखा, दिस शोज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। बस फिर उसका क्या बनाएगा, शेड्यूल बना, सॉरी शेड्यूल बनाओ, शेड्यूल तो ऊपर था, इसका बनाएगा ग्राफ बना लेगा। ग्राफ के लिए हम लोग ने एक्स एक्सिस लिया और वाई एक्सिस लिया, बराबर है। एक्स एक्सिस पे उन्होंने शो करे क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस पे शो करे उन्होंने प्राइस। तो एक्सिस पे देखिए बराबर है, कितना क्वांटिटी डिमांड थी उन्होंने की 1 2 3 4, तो उन्होंने 1 2 3 4 बना दिए। यहाँ पे 1 बनाए, बराबर है, वहां पे 2 बनाए, वैसे उन्होंने धीरे धीरे बनाए 1 2 3 4 5। वैसे ही प्राइस का प्राइस क्या थी 10 20 30 40 ऐसा प्राइस थी, तो वो बनाए और फिर क्या कर दिया डॉट बना के सबको, ये डिमांड हम लोग का ग्राफ बन गया, ये ग्राफ, बराबर है। ये डिमांड हम लोग का क्या है कर्व है जो नीचे की तरफ आ रहा है, बराबर है। फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है इन फिगर 3.5, फिगर मतलब ये जो हम लोग का ग्राफ था उसको देखिए क्या समझ आता है, वही चीज वापस लिखेगा वो कि x एक्सिस रिप्रेजेंट द डिमांड फॉर कमोडिटी, मतलब x एक्सिस पे हम लोग का देखिए ना, x पे क्या था हम लोग का क्वांटिटी डिमांडेड था और y पे क्या था प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो वही चीज लिखा है वापस से वहां पे। फिर लिखा है आप लोग का dd इज अ डिमांड कर्व, dd मतलब ये जो डिमांड कर्व था हम लोग का, जो मैंने बताया आप लोग को यहाँ पे रेड लाइन खींच के, ये क्या हमारा डिमांड कर्व है which slopes downward from left to right, जो लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट मतलब ये हमारा लेफ्ट, बराबर ना, और ये राइट, अगर हम लोग ऐसा बैठे तो लेफ्ट से राइट क्या हो रहा है डाउनवर्ड नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर हम लोग का कोई स्लोप, कोई भी स्लोप, हाँ इकोनॉमिक्स में याद रखना, इकोनॉमिक्स में कोई भी यहाँ पे लेफ्ट से राइट अगर डाउनवर्ड आता है तो इसका मतलब क्या है दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो लिखे हो लेफ्ट टू राइट एंड शो ड्यू टू एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। तो इससे क्या मतलब पड़ता है दोनों के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशन है। तो सेम चीजें वापस बार बार एक्सप्लेन किया है, कोई खास चीज नहीं है। खाली देखो ये आप लोग को पहला पैराग्राफ लॉ ऑफ डिमांड, पहले प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के बारे में थोड़ा सा लिखा है,
ठीक है ना। फिर उन्होंने यहाँ पे पहले पैराग्राफ में, सॉरी यहाँ पे बराबर है, ये वाले पैराग्राफ में फिर स्टेटमेंट लिखा है, फिर वही स्टेटमेंट को वापस से दूसरे वर्ड्स में लिखने की कोशिश की है, फिर सिंबॉलिकली उसको बताया है, फिर क्या बताया कि नीचे ग्राफ देखोगे, सॉरी शेड्यूल से आप लोग को ये शेड्यूल को एक्सप्लेन किया है, फिर उसी से ग्राफ बनाया, फिर उसी को भी वही चीज बताया कि क्वांटिटी बढ़ी, प्राइस कम हुआ, इससे क्या मतलब इनवर्स रिलेशन है, यही सब बताया उसने। जैसे कोई स्पेशल चीज नहीं याद करना है, एक बार पढ़ोगे तो समझ जाएगा। इसके बाद आता है आप लोग का अजम्पशंस। क्या आते हैं? अजम्पशन। अजम्पशन भी यही आंसर हम लोग वीडियो में कर लेते हैं ताकि मतलब बहुत सारे वीडियो बन जाते हैं फिर। तो देखिए क्या है अजम्पशन। अब अजम्पशन ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर कोई भी लॉ एप्लीकेबल होता है या उसको पढ़ना है, उसको समझना है, तो उसके कुछ ना कुछ क्या होते हैं, अजम्पशन होते हैं। बगैर अजम्पशन के जल्दी कोई लॉ बनता नहीं है। तो लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशन। उसके कुछ अजम्पशन है। पहला क्या लिखा है? कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम, मतलब जो भी उसके बोलते ना डिटरमिनेंट्स थे वो सब क्या रहेंगे, सेम रहेंगे ना। तो पहला डिटरमिनेंट बता दिया उसने, लेवल ऑफ इनकम। मतलब क्या है कि जब भी हम लोग ये जो बोलते ना देख रहे कि 50 पे इतनी डिमांड, उतनी डिमांड, उतनी डिमांड, वो क्या रहेगा वहां उस टाइम पे क्या रहेगी, इनकम क्या रहेगी, सेम। इफ द लॉ ऑफ डिमांड इज टू फाइंड ट्रू टू ऑपरेट, बराबर ना, ऑपरेट। तो अगर हम लोग को लॉ ऑफ डिमांड को सही से ऑपरेट करना है तो द कंज्यूमर्स इनकम शुड रिमेन कांस्टेंट। मतलब क्या है, जितने समझो एक साल की बात करें, एक साल का हम लोग डेटा निकाल रहे हैं, तो एक साल तक उसकी इनकम क्या कंसिडर करना पड़ेगा, हम लोग को समझना पड़ेगा। सब मोस्टली तो होता नहीं कि सेम रहे, चेंज होती है, लेकिन हम लोग को समझना पड़ेगा कि उसकी इनकम क्या है, हमेशा सेम है। इफ देयर इज अ राइज इन इनकम, सिंपल, अगर प्राइस इनकम बढ़ गई तो प्राइस महंगा होने के बाद भी लोग क्या कर सकते हैं, ज्यादा खरीद सकते हैं। लिखा है पीपल में डिमांड मोर एट ए गिवन प्राइस। सेम प्राइस पे ही प्राइस चेंज नहीं हुआ फिर भी ज्यादा खरीद सकते हैं, प्राइस बढ़ने के बाद भी ज्यादा खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकम क्या हो गई है, बढ़ गई है। नेक्स्ट है नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। अब सिंपल सी बात है, हम लोग मार्केट डिमांड की बात करें तो हमारा पॉपुलेशन का साइज समझो, अभी हम लोग सिर्फ मुंबई की बात करें, अभी मुंबई की पॉपुलेशन अगर हम लोग अभी साल के स्टार्ट में देखो, साल के एंड में देखो, तो क्या होगा, पॉपुलेशन क्या होगा, बढ़ गया रहेगा। तो पॉपुलेशन बढ़ जाए तो डिमांड बढ़ सकती है ना, कम होने के बदले। प्राइस बढ़ा, लेकिन प्राइस बढ़ने की वजह से, डिमांड बढ़ने की वजह से क्या हो गई, कम हो गई, बराबर ना। मतलब डिमांड, सॉरी, प्राइस बढ़ा, डिमांड कम होना चाहिए, लेकिन क्या हो गई, डिमांड बढ़ गई। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई ना। तो इट इज अज्यूम दैट द साइज ऑफ पॉपुलेशन रिमेन्स अनचेंज। ये अज्यूम किया जाता है कि जब तक ये डिमांड, मतलब लॉ ऑफ डिमांड हम लोग कंसीडर करेंगे तो उसकी पॉपुलेशन क्या होगी, चेंज नहीं होगी। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अजम्पशंस है वो। एनी चेंज इन द साइज ऑफ कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ कंट्री अफेक्ट द टोटल डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। क्योंकि अगर पॉपुलेशन की साइज में या कंपोजिशन में कोई भी चेंजेस आता है तो उसकी डिमांड पे हो जाएगा, प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट की डिमांड पे क्या हो सकता है, असर आ सकता है, टोटल डिमांड पे असर आ सकता है, प्रोडक्ट की डिमांड में टोटल डिमांड पे असर आ सकता है, ठीक है ना। प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड रिमेन्स कांस्टेंट। अब कोई एक गुड्स है, इसका सब्स्टिट्यूट गुड्स है, जैसे एग्जांपल हम लोग बात करें, एग्जांपल हम लोग ले लिए यहाँ पे शुगर ले लिए, तो शुगर का सब्स्टिट्यूट होता है जैगरी, बराबर है। तो उसका जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसका प्राइस चेंज होना नहीं चाहिए, मतलब उसका प्राइस चेंज हो गया तो ये प्राइस पे इसका भी डिमांड बगैर चेंज हुए, मतलब सेम प्राइस पे भी क्या करेगा, वो असर कर सकता है। जैसे एग्जांपल शक्कर 40 रुपए किलो है और गुड़ 45 रुपए किलो है, और गुड़ 45 से सीधे 20 रुपए हो गया या 25 रुपए हो गया, 30 रुपए हो गया, तो लोग क्या करेंगे, इसके प्राइस चेंज नहीं हुआ, शक्कर महंगा नहीं हुआ, फिर भी उसकी डिमांड क्या हो सकती है, कम हो सकती है। तो लेकिन ये लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, उसका सब्स्टिट्यूट का प्राइस चेंज होता होगा नहीं, वो तो हो सकता है लेकिन मतलब अज्यूम करता है वो। इट इज अज्यूम दैट द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट रिमेन्स अनचेंज, एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट विल अफेक्ट द डिमांड फॉर द कमोडिटी। अज्यूम किया जाता है कि सब्स्टिट्यूट का जो प्राइस है कोई भी गुड्स का, अगर उसका सब्स्टिट्यूट है तो उसका प्राइस चेंज नहीं होगा। अगर, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर प्राइस सब्स्टिट्यूट का प्राइस भी चेंज होगा तो गुड्स की जो डिमांड है उस पर क्या आ सकता है, असर आ सकता है। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कार, पेट्रोल, बराबर ना, दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब दोनों को साथ में यूज करेंगे तभी कोई काम की चीजें, या कार सॉरी कार डीजल जैसी हो, बराबर। तो दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों चाहिए। अगर मतलब कोई एक काम करना है, यहाँ से मेरे को मुंबई जाना है तो अगर मैं कार से जा रहा हूँ तो पेट्रोल भी चाहिए, तो दोनों कौन सी गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, मतलब दोनों मिलके ही एक वांट को पूरा करेंगे। तो ऐसे टाइम पे भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का भी अगर प्राइस चेंज होगा, भले से कार तो महंगी नहीं हुई, कार बल्कि सस्ती हो गई, लेकिन पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, तो लोगों की गुड्स की डिमांड क्या हो सकती है, कार की डिमांड क्या हो सकती है, कम हो सकती है। प्राइस कम होने की वजह से भी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा होते जा रहा है। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन लॉ क्या अज्यूम करता है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस चेंज होने वाला नहीं है। तो इट इज अज्यूम दैट द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन अनचेंज बिकॉज अ चेंज इन द प्राइस ऑफ वन गुड्स विल अफेक्ट द डिमांड। सिंपल है, अगर पेट्रोल का प्राइस चेंज होगा तो गुड्स के प्राइस पे, गुड्स मतलब कार के प्राइस पे क्या आएगा, असर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर इन प्राइस, फ्यूचर चेंजेस इन प्राइस। फिर ये भी लिखा है कि नॉर्मली हमने पढ़े थे
डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड में कि अगर कस्टमर को मालूम है कि अभी जो प्रोडक्ट का प्राइस है, समझो एग्जांपल मैंने आप लोग को ओनियन का दिया था कि ओनियन नॉर्मली 15 से 20 रुपए किलो मिलता है, अभी फिलहाल 30 रुपए किलो है, लेकिन मुझे मालूम है अभी महंगा ही है, 20 नॉर्मली 20 में मिलता है, अभी कितने मिल रहा है 30 में मिल रहा है, लेकिन महंगा है अभी भी। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले टाइम में वो 50 का भी हो सकता है, तो महंगा है फिर भी डिमांड क्या करूंगा, ज्यादा करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि आने वाले दिन में और महंगा हो जाएगा। या मालूम है कि सस्ता होने लगा तो फिर अभी भले ही सस्ता है नॉर्मल प्राइस से, लेकिन मालूम पड़ा और सस्ता होने लगा तो अभी कम कर दूंगा, बाद में ज्यादा कर दूंगा। दोनों तरीके से देख सकते हैं। तो लेकिन ये डिमांड, ये लॉ क्या बोलते हैं कि ये कोई फ्यूचर एक्सपेक्टेशन करता नहीं है। तो इट इज अज्यूम दैट द कंज्यूमर डू नॉट एक्सपेक्ट एनी फर्दर चेंज इन द प्राइस इन द नियर फ्यूचर में कोई प्राइस में चेंजेस आने वाला नहीं है। इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट अ प्राइस rise in the price in future, they may demand more in present even at higher existing higher price। तो उसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया हिंदी में क्या कि अगर कस्टमर को मालूम है कि आने वाले वक्त में इसका प्राइस बढ़ने वाला है, जो अभी प्राइस है वो जो अभी चल रहा है वो, या अभी प्राइस महंगा होगा तो, और फिर भी उसको मालूम है कि आने वाले में और महंगा होने वाला है, तो ये महंगे प्राइस में क्या करेगा, वो ज्यादा खरीदेगा। जैसे मैंने आप लोग को ओनियन का एग्जांपल दिया। नेक्स्ट है नो चेंज इन टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंसेस, फैशन एटसेट्रा, बराबर है। तो ये भी अज्यूम करता है कि लोगों का टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस, फैशन चेंज वाला नहीं, लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं, लेकिन लॉ अज्यूम करता है। तो इसमें लिखा है कि इट अज्यूम दैट द कंज्यूमर्स टेस्ट, हैबिट्स, प्रेफरेंसेस, फैशन एटसेट्रा शुड बी रिमेन अनचेंज, ये चेंज होने वाला नहीं है। एनी चेंज इन सिंपल है, कोई भी चेंज होगा तो प्रोडक्ट के प्राइस पे पॉजिटिव भी असर आ सकता है, नेगेटिव भी। जैसे एग्जांपल अभी समझो गर्ल्स लोग में ज्यादा होता है कि मतलब होता है एक पर्टिकुलर ट्रेंड आता है तो फैशन में, गर्ल्स लोग के फैशन में, तो वो ट्रेंड अगर अभी हम लोग को मालूम है कि वो चेंज होने वाला है, तो उसका भले से वो प्राइस, उसका गुड्स का प्राइस सस्ता हो जाएगा, लेकिन तो भी लोग नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो फैशन क्या हो गया, आउट ऑफ फैशन, मतलब बोलते हैं आउट ऑफ फैशन होगा, अभी कोई पहनने वाला नहीं है। लड़के लोग का बेल बेल बॉटम जमाना था एक बेल बॉटम का, अभी मतलब ज्यादा पुरानी बात नहीं, 10 साल पहले भी था बेल बॉटम, मतलब बॉटम क्या रहता है, ज्यादा बड़े पहनते, अभी नैरो बॉटम की बात आ गई है। तो अब वो सस्ते में भी कोई खरीदने वाला नहीं है बेल बॉटम, मतलब बड़े बड़े बॉटम वाला। क्यों? क्योंकि लोगों का फैशन क्या हो गया, चेंज हो गया, बराबर ना। लेकिन लॉ क्या अज्यूम करते हैं, फैशन, हैबिट, प्रेफरेंस लोगों का चेंज होने वाला नहीं है। नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट अपनी टैक्सेशन की पॉलिसी, टैक्स की पॉलिसी वो चेंज करने वाली नहीं, लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं होता। लेकिन अज्यूम करता है कि गवर्नमेंट की कोई टैक्सेशन पॉलिसी में कोई चेंजेस होने वाला नहीं है, सब अजम्पशन है। तो लॉ पढ़ने से पहले ये सब अजम्पशन समझ लेने का कि ये सब चीजें चेंज हो रही नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही बोला था अदर थिंग रिमेन्स कांस्टेंट, बराबर ना। तो अदर फैक्टर्स, जो भी अदर फैक्टर है जो डिमांड पैसे करते हैं, वो सब क्या रहेंगे, सेम। तो टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज ग्रेट इंपैक्ट ऑन डिमांड ऑफ द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि टैक्सेशन पॉलिसी से हर एक गुड्स की डिमांड पे क्या हो जाएगा, असर आ सकता है। Therefore, it is assumed that there is a no change in the taxation policy of taxation declared by the government। इसलिए assume क्या आता है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसमें कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। कौन assume करता है, लॉ assume करता है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। तो ये हो गया हम लोग का लॉ ऑफ डिमांड और उसके assumptions। आंसर ध्यान से पढ़ना, हर आंसर ध्यान से पढ़िए, जितना हो सकता है उतना मैं कोशिश कर रहा हूँ आगे कवर करने की। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। नोट्स के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, नोट्स के लिए, सैंपल पेपर के लिए, रिड्यूस सिलेबस के लिए, जो भी आप लोग को 12 से जुड़ी हुई चीजें हैं, सैंपल पेपर विद सोल्यूशन, कैसे प्रेजेंटेशन करना है उसके ऊपर भी वीडियो भी बनाया है, प्लानिंग कैसा करना है सब पे वीडियो बनाया है। तो आप लोग को वीडियो भी बनाया और वेबसाइट में मेरे कंटेंट भी मौजूद है पीडीएफ फाइल में, तो आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं, विजिट कीजिए। इसके सॉल्यूशंस है, इसके क्या इकोनॉमिक्स के है, एसपी के है, आईटी का सॉल्यूशन है। तो मैंने कोशिश किया और एक्स्ट्रा क्वेश्चन डालने की भी कोशिश किया है। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और वीडियोस को और मेरे कंटेंट्स को शेयर करते रहिए।